है। और ये जो है ड्यूरिंग एलिमेंट्री स्कूल ज्यादा आइडेंटिफाई की जाती है। इसमें पैटर्न ऑफ इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिविटी होती है, जो कि अफेक्ट कर रही होती है एक इंसान की फंक्शनिंग एरियाज लाइक एकेडमिक्स में, सोशल एक्टिविटीज में, हम्म। और स्कूल में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, एक्टिविटीज में वगैरह। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और इसकी एज क्या है डायग्नोसिस के लिए? इट इज नॉट डन बिफोर द एज ऑफ 4, और इसकी प्रायर एज एज 12 होती प्रायर एज क्या है? आपने मुझे क्या एज बताई, किस एज में ये डायग्नोज होता है? है। ये एजेस 4 से शुरू होते हैं, लाइक 4 के बाद शुरू होते हैं। प्रायर एज मतलब जैसे कि उनके और ज्यादा सिम्टम्स क्लियरली और नजर आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल, आपके क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस, और एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से और भी ज्यादा नजर आ जाते हैं। ठीक है। बेसिकली ये डायग्नोज ही जो है स्कूल गोइंग एज में होता है। मोस्टली 6 ईयर से 7 ईयर्स की एज के बिटवीन इसका डायग्नोसिस होता है बच्चे का। ठीक है, कि बच्चा एडीएचडी के साथ है या नहीं है। इसकी एज जो रेंज है दैट इज 6 to 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सो इससे पहले हम डायग्नोसिस नहीं करते। 6 ईयर्स का अगर बच्चा है तो वी कैन डू डायग्नोसिस। इफ ही इज मोर देन 6 ईयर्स ओल्ड वी कैन नॉट डू इट। सो बेसिकली एडीएचडी जैसे नाम से पता चलता है, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों की डेफिशिएंसी। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि 6 और 7 ईयर्स तक हम डायग्नोसिस नहीं दे सकते, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा हाइपर सिम्टम्स तो नजर आ जाते हैं ना बच्चे में, कि वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, भागना दौड़ना अपनी एज से बहुत ज्यादा, तो फिर हम इसको डायग्नोसिस नहीं देंगे, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है। हम ये कह सकते हैं माइट भी हो सकता है कि इस बच्चे में हाइपर एक्टिविटी हो। ठीक है। सो लेकिन एकदम से हम एक बच्चे को डायग्नोज नहीं करते कि एडीएचडी है बच्चा। ठीक है, so we can say that he is like he is hyperactive, but diagnosis नहीं दे सकते। ठीक है। सर इसकी एज एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। 6 ईयर्स में हम डायग्नोसिस दे सकते हैं। ठीक है, 6 ईयर्स से इसका डायग्नोसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो इससे पहले हम डायग्नोसिस नहीं दे सकते बच्चे का किसी भी सूरत में। ठीक है, चाहे उसमें हाइपरनेस हो रही हो। बट अगर 6 ईयर्स का हो गया है एंड ही हैज हाइपर एक्टिविटी फॉर मोर देन 6 मंथ्स, सो वी कैन से ही इज इन द कैटेगरी ऑफ एडीएचडी। बट फिर भी जैसे भी मैं बताने लगा था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। सो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, एक अटेंशन डेफिशिएंसी की। कुछ बच्चे जो हैं ही कैन बी लाइक अटेंशन डेफिसिट बट he is not hyperactive. So it is not necessary that there should be the both hyperactivity and the attention deficit deficiency. At the same time, we can give the diagnosis only with the hyperactive. Okay, so if the child having the hyperactivity and also the attention deficiency, then we can say that he is ADHD proper. Okay, so उससे पहले अगर सिर्फ अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी नहीं है, सो वी कैन से दैट ही इज हाइपर एक्टिविटी कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन अटेंशन डेफिशिएंसी इसकी नहीं है। सो इसके जो डायग्नोसिस के मेथड्स हैं वो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस भी हो रही होती हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अगर करनी है तो उसमें हम बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह देते हैं, उसकी सिटिंग वगैरह चेक करते हैं, क्या बच्चा बैठ सकता है, अगर बैठ रहा है तो कितने टाइम तक बैठ रहा है, सिटिंग स्पैन क्या है, अटेंशन स्पैन क्या है, एक्टिविटीज हम प्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या साउंड्स हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होता है या नहीं, एक्टिविटी कंप्लीट करता है या नहीं करता, या बीच में छोड़ के किसी और चीज की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
ऐसी डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक स्क्रीनिंग टूल है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्क्रीनिंग टूल जो कि हम यूज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ। सो इफ यू फील लाइक कि ही माइट बी विद द ADHD, so you can also apply the screening tool as well. ठीक है? So the screening tool is NICHQ Vanderbilt. Okay, I'm just looking at my data. You can also download it from the Google as well. Let me show you. It is available on the Google. So here it is. This is a screening tool for the ADHD. Okay. So इस टेस्ट में बेसिकली स्क्रीनिंग टूल में दो तरह के इंफॉर्मेंट्स हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज द पेरेंट इंफॉर्मेंट questionnaire, and the second one is the teacher informant questionnaire. So both are the same. So you ask the parents to fill it, and you can also ask the teacher to fill the questionnaire. Okay. So it is a rating scale. You ask the parents to rate each and every symptom. Like for example, the first symptom is does not pay attention to details or make careless mistakes with, for example, homework. So 0 means never, occasionally, 1 means occasionally happen this, and oftenly he is careless and makes mistakes with homework. Or 3 is very often, like it happens very often. Okay, so you have to score it. So you ask the parents to score it. Or once the parents scored the this questionnaire, you can go down. You can find the scoring method. Like for example, if you find that from question number 1 to 9, the parents mostly scored on 2 and 3. So the answer on 2 or 3, the question should be 6 out of 9 items from question number 1 to 9. So if the parents scored from 2 to 3, so in 6 question out of 9 question, so you can say that the child is predominantly inattentive subtype of ADHD. Okay. So, and the second criteria is score 4 to 5, 4 or 5, or any of the performance question 48 to 55. So, performance questions are the section of the performance questions are this is the performance questionnaire. It starts from 48 to 55. If you see that parents scored from 4 to 5 scores in any of the question from question number 48 to 55, so you can say that uh, that it is fulfilling this criteria as well. The second criteria for the predominantly inattentive subtype is it is fulfilling. So if the both criteria are fulfilled, so you can say that the child met the criteria with the inattentive subtype of ADHD. Okay. So if you want to see if the child is predominantly hyperactive or impulsive subtype, so then you also check the question number 10 to 18. If the score are 2 or 3 on 6 question out of 9 items, so then you can say he is meeting with the first criteria of hyperactive subtype of ADHD, and the second criteria is question number
48 to 55, the same questionnaire from the section performance. So if the child score on 4 or 5, any of the performance questionnaire 48 to 55, so then he is meeting the criteria for the hyperactive impulsive subtype of ADHD. So if you see that the child is fulfilling all four criteria from two criteria from the inattentive subtype and the two criteria from the hyperactive impulsive subtype. So he is filling all four criteria. So then he is on a proper ADHD, combined inattention hyperactive disorder. Okay. So if you see that any of the criteria is missing in a child, so then we cannot give the diagnosis. So to diagnose ADHD in a child, so you must find all these criterias matching with the questionnaire you ask the parents to fill. सो अगर तो ये सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो देन आप कर सकते हो किसी को डायग्नोज एडीएचडी के साथ. अगर नहीं मैच करे, सो देन वी कैन नॉट डायग्नोज हिम विद द एडीएचडी इवन दो ही इज हाइपर एक्टिव. ओके, सो मैचिंग द क्राइटेरिया इज नेसेसरी. गॉट इट. अगर इनमें से फॉर एग्जांपल प्रीडोमिनेटली इनअटेंटिव सब टाइप में ये दो क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, सो वो सिर्फ फिर इनअटेंटिव सब टाइप है, हाइपर एक्टिव नहीं है. अगर हाइपर एक्टिव में भी हो रहे हैं और इनअटेंटिव में नहीं हो रहे क्राइटेरिया मैच, तो देन ही इज ओनली हाइपर एक्टिव. अगर तो दोनों क्राइटेरिया इनअटेंटिव के भी दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे और दोनों क्राइटेरिया हाइपर एक्टिव के भी मैच हो रहे हैं, फिर हम कह सकते हैं कि ही इज प्रॉपर ADHD combined inattention and hyperactivity. Got it? So this is basically what we do to assess the ADHD. Yes, sir. So I hope so the symptoms and the signs are clear to everyone. But to diagnose, we just follow the NICHQ's Vanderbilt. Okay, Hafsa is saying आपको समझ नहीं आया. हफ्सा बेसिकली जब हमने एडीएचडी को डायग्नोज करना होता है तो हमारे पास दो तरह की असेसमेंट्स होती हैं. फर्स्ट असेसमेंट होती है जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं. ठीक है. सेकंड मेथड होता है जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करवा के बच्चों से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करवाई जा सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल यू आस्क द चाइल्ड टू डू द बीडिंग एक्टिविटी. ओके. और पजल फिक्सिंग करवा सकते हैं, फॉर्म बॉक्स करवा सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज उसे जैसे डॉल हाउस बिल्ड करवाने के हम कह सकते हैं, जस्ट टू चेक कि उसका अटेंशन स्पैन उस बच्चे का कितना है, कितने मिनट्स तक वो अटेंशन मेंटेन कर सकता है एक एक्टिविटी करने के ऊपर. ठीक है. And at the same time we are observing the sitting span of the child, like how long the child is sitting. Like for example, is he sitting for 15 minutes, for 10 minutes, or 20 minutes, or 30 minutes? Okay, so in one go he must be able to sit for a certain period of time. So आपने देखना है कि क्या बच्चा जो है वो जो है डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा. So in between you can make any sound, like you can clap, and if he left the activity and he is distracted, so you can say that his attention span is low. Or you can observe in a environmental sounds, like अगर कोई बाहर से आवाज आती है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, एक एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी एक्टिविटी की तरफ तो नहीं भाग रहा कि पहली एक्टिविटी कंप्लीट अभी नहीं हुई और दूसरी एक्टिविटी की तरफ चला गया है, कोई और ऑब्जेक्ट उठा लिया है या किसी और चीज में एंगेज हो गया है, फिर वहां से वो उसकी अटेंशन जंप तो नहीं कर रही एक एक्टिविटी से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी एक्टिविटी पे जंपिंग तो नहीं हो रही, स्विचिंग तो नहीं हो रही बार बार विदाउट कंप्लीटिंग द प्रीवियस टास्क, वो बच्चा चेंज तो नहीं कर रहा. सो these all things you can check in a child, and then at the same time you have a second method. एक तो ये मेथड है आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो. सेकंड वे इज टू आस्क द पेरेंट्स टू फिल द क्वेश्चनियर. ओके.
So NICHQ's Vanderbilt is basically a screening tool to diagnose the ADHD, to screen the ADHD kids. So you ask the parents to fill the questions mentioned on the Vanderbilt questionnaire. So then once they scored the questionnaire, so once they finish scoring the questionnaire, you match with the with the criterias. Okay, so here at the end of the document, you will find these criterias here to match with the parents questionnaire. Okay, so if the criterias are matching with the questionnaire, like for example, it says if you want to check uh, if the child is inattentive subtype, तो आपने फिर पहला क्राइटेरिया चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में आपने चेक करने हैं कि कितने क्वेश्चंस में 2 to 3 स्कोर किया है। अगर तो 6 क्वेश्चंस में आउट ऑफ 9 क्वेश्चन अगर बच्चे के क्वेश्चंस में 2 और 3 स्कोर है, तो पहला क्राइटेरिया बच्चा मीट कर रहा है इनअटेंटिव सब टाइप का। ठीक है, और फिर सेकंड क्राइटेरिया ये है कि क्वेश्चन नंबर 48 to 55 जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल रिलेटेड, सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनियर हैं, सो उनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन पे भी पेरेंट्स 4 और 5 स्कोर कर देते हैं, तो सेकंड क्राइटेरिया भी इनअटेंटिव सब टाइप का फुलफिल हो जाता है। ठीक है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया, फर्स्ट 2 क्राइटेरिया मैच कर गए, तो दैट मीन्स के बच्चा इन अटेंशन सब टाइप में डायग्नोज हो रहा है एडीएचडी के। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब सेकेंड पार्ट जो एडीएचडी का, वो है हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव सब टाइप। इसका भी सेम वैसे ही क्राइटेरियाज है कि क्वेश्चन नंबर 10 to 18 are related to the hyperactivity and impulsivity of the child. If the child score 2 score or 3 score on 6 questions out of 9 questions, so वो हाइपर एक्टिव होने का जो पहला क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर है। ठीक है, और अगर बच्चे सेकंड क्राइटेरिया जो हाइपर एक्टिव चेक करने का वो ये है कि जो परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 48 to 55, अगर किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर भी पेरेंट्स 4 और 5 स्कोर कर दें, तो देन दैट मीन्स के हाइपर एक्टिव का जो सेकंड क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, सो एडीएचडी कंबाइन इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी डायग्नोज करने के लिए जरूरी है कि इन अटेंटिव सब टाइप और इन हाइपर एक्टिव सब टाइप दोनों के जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों के क्राइटेरिया फुलफिल हैं, सो देन वी कैन से द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी कंबाइंड इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, अगर वो सिर्फ इनअटेंटिव सब टाइप का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, 2 क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, बट हाइपर एक्टिव के क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे, तो देन वी कैन से ही द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव सब टाइप ऑफ एडीएचडी। ठीक है, सो अगर तो इनअटेंशन के क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे और हाइपर एक्टिविटी के दोनों हो रहे हैं, तो देन वी कैन से द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली hyperactivity, hyperactive or impulsive subtype of ADHD. ठीक है, so this is how you can get the diagnosis of an ADHD child. Got it? Is it clear? ठीक है, very good. So the second जो diagnosis था, that was the intellectual disability. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मुझे बताएं आप लोग, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? सर मैं बताऊं? यस, प्लीज बताएं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो है बच्चा जो होता है उसको इंटेलेक्चुअली और अडेप्टिव फंक्शन दोनों में वो जो है डेफिसिट आ रहा होता है। और जो है
बच्चे की फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में उसकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये जो हायर हायर मेंटल फंक्शनिंग हमारी होती है, उसमें बच्चा जो है वो लैक कर रहा होता है। और जो अडेप्टिव फंक्शनिंग के बच्चा जो है वो अपने डेवलपमेंटल और सोशल जो उसके वो होते हैं, सोशली वो सोशलाइज नहीं कर पा रहा होता, अडेप्ट नहीं कर रहा होता जो एनवायरनमेंट होता है उसमें। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। सो और कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? यस प्लीज बताएं। सर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है इसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसमें जो है वो चाइल्ड को जो होता है ना वो प्रॉब्लम होती है इंटेलिजेंस में। फॉर एग्जांपल उसकी लो एवरेज इंटेलिजेंस होगी, या उसके रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आएगी, या वो डेफिसिट होगा अडेप्टिव फंक्शनिंग में। अदर्स के ऊपर ना वो डिपेंड करता है फॉर डेली लाइफ वर्किंग। इसका जो है वो जो इसकी स्पेसिफायर्स हैं वो, या इसकी जो लाइफ के तीन डोमेन है जिनमें प्रॉब्लम आती है चाइल्ड को: कंसेप्चुअल डोमेन, सोशल डोमेन और प्रैक्टिकल डोमेन। और इसमें भी आगे इसका जो इसके सिवियरिटी लेवल है वो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड होता है। इन बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर वो माइल्ड है तो उसको इतनी ज्यादा जो है ना वो सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हम्म। मॉडरेट अगर वो होता है मतलब वो माइल्ड में थोड़ी सी सपोर्ट के साथ जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है। मॉडरेट में जो है उसको थोड़ी सी सपोर्ट जो है ना वो चाहिए होती है, मार्क डेफिसिट होता है वो। स्वेयर में जो होता है वो उसको एक कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए होती है, और परफॉर्म में तो वो अपने ऑन पे कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके जो है वो कॉजेज जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कोई बताएगा इंटेलेक्चुअल? सर मैं बताऊं? जी बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चों को सिग्निफिकेंट लिमिटेशन आती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी और अडेप्टिव बिहेवियर में भी। अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर हमारे पास डेली लिविंग स्किल्स आ सकते हैं, और इनका जो डायग्नोसिस होता है, जो इन आईक्यू लेवल होता है ना उनका बिलो 70 होगा तो तब वो डायग्नोसिस होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। और इनकी जो डिले होता है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में उनका डिले होता है। और उनको जो डिफिकल्टीज फेस आती हैं वो कम्युनिकेशन करने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में, सेल्फ केयर में और सोशल स्किल में। और इनकी कैटेगरीज होती है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। ये इन चार में डायग्नोज होते हैं इनका। ठीक है, और इसका डायग्नोसिस हम सिवियरिटी को कैसे असेस करते हैं, तो ये भी बता दें मुझे। सर आईक्यू लेवल से होता है ना, बिलो 70 से नीचे है तो फिर हमें पता चल जाएगा माइल्ड है। इसी तरीके से 25 जो आईक्यू लेवल है उससे बिलो है तो वो प्रोफाउंड लेवल आ जाता है, कि बच्चा प्रोफाउंड डायग्नोसिस के अंदर आ रहा है, कि इसको हम ये ट्रेनिंग से भी के जरिए भी इनकी जो जिसमें डिफिकल्टीज है उसमें वो प्रॉपर लाइक ठीक नहीं हो सकते। अम, हम्म। और मॉडरेट और सिवियर के लेवल्स का मुझे सही से आइडिया नहीं है। ठीक है, और कौन बताएगा? सर जो इनकी स्वेयर होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर इनकी कंसेप्चुअल डोमेन है तो उसमें जो स्वेयर लेवल की इनकी प्रॉब्लम है उसमें ये होता है कि मोस्टली जो है ना वो इनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना उनकी अबनॉर्मेलिटी होती है। उनको इसकी वजह से अगर कंसेप्चुअल डोमेन है तो उसमें कंसेप्चुअल स्किल्स जो होती हैं उनकी अटेनमेंट में मुश्किल होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लिटिल होती है। अगर सोशल डोमेन है तो उसकी जो है वो स्पोकन लैंग्वेज उनकी जो है वो लिमिटेड होती है, या उनको जो है वो ग्रामेटिकल जो एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं वो उनकी ज्यादा होती हैं। और सिंगल वर्ड स्पीच होती है, मतलब ज्यादा वो इतना एक सेंटेंस या इस तरह का वो परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर प्रैक्टिकल डोमेन में देखा जाए तो जो सवेयर वाला चाइल्ड है उसको हर टाइम की सुपरविजन जो है ना वो रिक्वायर्ड होगी, और उसको सपोर्ट रिक्वायर्ड है डेली लाइफ जो है वो। फॉर एग्जांपल उसका मील है, ड्रेसिंग है, बाथिंग है, कुछ भी है ना उसके लिए उसको एक कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, वेरी गुड। और इनकी प्रोफाउंड? severity levels जो होती हैं it is based on how much support they need on their own, मतलब independent support उनको कितनी चाहिए। तो mild meaning they need some support, and profound they need a lot of support, like way more. ठीक है, वेरी गुड, ताथीर, अमेजिंग। सो बेसिकली आप सब ने जो रिव्यूज अपने शेयर किए हैं
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर। काफी हद तक यू गाइस आर राइट, एंड यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ what is basically the intellectual disability. So let me just summarize all these things, and then we will move on the next topic, inshallah. So intellectual disability, learning disability, और इसको मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था पहले DSM-4 में, बट DSM-5 में इसको नेम चेंज करके इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दिया गया, जिसमें सबसे बेसिक जो इसका डायग्नोसिस है वो है लो IQ। किसी भी बच्चे में अगर IQ लेवल लो है, बिलो एवरेज है, या 75 इज कंसीडर्ड एज अ एवरेज IQ इन अ ह्यूमन बीइंग। सो 75 से ऊपर जितना ज्यादा जाता है तो वो हाई IQ की तरफ नॉर्मली हम उसको कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अगर 75 से बिलो है या 70 से बिलो हो गया है IQ, 60 है, 40 है, 50, 30, सो वी categorize it with a below average IQ. ओके, सो एक ह्यूमन बीइंग में यूजुअली अगर हम देखें, देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शनिंग इन अ ह्यूमन बीइंग. First one is the intellectual functioning, and the second is the adaptive functioning. What is the intellectual functioning? As you can consider with the name intellectual, like our brain functions, like our cognitions. It includes the problem solving skills, reasoning skills, your imagination skills, your memories related skills, your retaining information related skills. All these skills related to our brain function is called the intellectual functioning. Okay, so जैसे सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं कि अगर हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, हाउ दिस इज अ डे टू डे लिविंग प्रॉब्लम्स, वी ऑल फेस इट। सो यूजली हमारी जो स्ट्रेस या हमारी कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एग्जिबिट कर रही होती है। ठीक है, सो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को एग्जिबिट करती है, प्रेजेंट करती है। ठीक है, सो ये वो सारे स्किल्स हैं जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं। और सेकंड जो स्किल्स हैं वो हमारे अडॉप्टिव फंक्शनिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं। अडॉप्टिव फंक्शनिंग क्या है? हमारी सोशलाइजेशन, डे टू डे लिविंग स्किल्स, लाइक जैसे ड्रेसिंग है, बाथिंग है, ग्रूमिंग स्किल्स है, ये सारे के सारे अडॉप्टिव फंक्शनिंग में आ जाते हैं। ठीक है, सो ये दो ह्यूमन बीइंग में ये जो दो फंक्शनिंग लेवल्स हैं, अगर इनमें डेफिशिएंसीज हो जाती हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू survive independently. So if the person is independent and he is okay with the intellectual functioning, adaptive functioning, he is a very managed person. वो अपनी डे टू डे लिविंग को इजीली कंटेन कर सकता है और उसको अपनी जिंदगी को लेके चल सकता है, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजार सकता है विदाउट एनी डिपेंडेंसी। ये किसी की प्रॉम्प्ट के बिना आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेयरमेंट्स हैं और डेफिशिएंसीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, रीजनिंग स्किल्स में, इसके अलावा जो है जितने भी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ याद नहीं रहता, चीजें भूलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, सो अब एग्जाम में क्या लिखें, याद करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, सो ये जितने भी फंक्शंस हैं अगर वो परफॉर्म नहीं हो रहे ठीक तरीके से, आप देखें इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल को जो ये नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं उसे फिर सपोर्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ में। और जो मिनिमल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है, जो कम जो हायरार्की में सबसे कम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो मिनिमल लेवल की जो आप कह लें सिविरिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अडॉप्टिव फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अपने आप को संभाल लेता है, लर्न कर लेता है, डे टू डे लाइफ जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे, उसमें बहुत कम डिपेंडेंसी होती है। लेकिन डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं काफी सारे एरियाज में डिपेंडेंसी हो जाती है मिनिमल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। सिविरिटी को अगर देखें, अगर सिविरिटी मॉडरेट लेवल की है या स्वेयर लेवल की है,
तो हो सकता है कि आईक्यू भी कम हो, और साथ साथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है, हमारी रीजनिंग स्किल्स हैं। रीजनिंग स्किल्स क्या हैं? हमारे डे टू डे लाइफ स्किल्स हैं। जैसे हम क्लास में लेट आते हैं, टीचर को बहाना बना रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हम उसको आंसर करते हैं, कोई रीजन पूछते हैं, अच्छा, सो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। सो ये हमारी रीजनिंग स्किल्स हैं। हम कॉज एंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ समथिंग हैपन, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। सो हम उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोगों के बिहेवियर्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जो जोक्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मीम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मीम समझ नहीं आती। सो ये भी एक तरह की आपकी आईक्यू को असेस करने का एक मेथड ही होता है। कुछ लोग हैं उनको मीम नहीं समझ आती, ठीक है। सो ये भी हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में ही आ जाता है। सो इस तरह के जो इसमें भी, और साथ साथ डे टू डे लिविंग में भी अगर डेफिशिएंसीज है, सो बच्चा जो है या बड़ा इंसान, तो वो हम अपने डे टू डे लिविंग स्किल्स नहीं परफॉर्म कर सकता, बात नहीं ले सकता इंडिपेंडेंटली, ब्रश नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, कपड़े वॉश नहीं कर सकता, लॉन्ड्री वगैरह नहीं कर सकता, कुकिंग नहीं अपने लिए कर सकता, ठीक है। सो इस तरह के जो ड्रेसिंग में प्रॉब्लम आ रही, बटनिंग में, लेसिंग में, सो ये इस तरह के जो इश्यूज हैं वो अडॉप्टिव फंक्शनिंग, ये भी अगर डेफिशिएंसीज हैं, इसमें डिपेंडेंसी है इंटेलेक्चुअली भी और एडॉप्टिव में भी। सो वो मॉडरेट टू सिवियर टाइप एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इंटेंसिटी जो है, सिविरिटी, वो मिनिमल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से काफी ज्यादा होती है। फिर प्रोफाउंड लेवल की एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सिविरिटी में अगर कैटेगराइज करें प्रोफाउंड में। सो इसमें इंटेलेक्चुअल और अडॉप्टिव दोनों में पर्सन जो है वो डिपेंडेंट होता है, डेफिशिएंसीज बहुत सवेर होती हैं, लेकिन साथ साथ बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ होता है, डिसेबल होता है वो पर्सन। चाहे वो उसका हाथ ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, हाथ की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, फाइन मोटर की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, या कोई बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो गया है, या लेग में इशू है, कुछ भी इस तरह के अगर डिफेक्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स में, सो और साथ ही स्वेयर किस्म की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, और लो आईक्यू है बहुत ज्यादा, तो तब हम कह सकते हैं कि ये प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड और हाई इंटेंस जो सिविरिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफाउंड